नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवीर शर्मा। सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हरवीर शर्मा। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा अभ्यास है, आज की मेरी प्रैक्टिस है। आज हम करेंगे नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, यानी कि उसको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के लिए हमको क्या आवश्यकता है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक हम बात करते हैं कि गहन संहिता के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर महर्षि गहन जी ने 72,000 नाड़ियों का जिक्र किया है। और अगर हम शिव संहिता पढ़ते हैं तो भगवान शिव ने 3.5 लाख नाड़ियों का जिक्र किया है, जिसमें से हमारी 3 नाड़ियाँ प्रमुख होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा यानी कि हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल, पिंगला यानी कि हमारा राइट नोस्ट्रल और सुषुम्ना जिसके के अंदर हमारा प्राण बहता है। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि नाड़ी शुद्धि की आवश्यकता, इम्पोर्टेंस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक हम बात करते हैं कि द्वितीय अध्याय के अंदर हठयोग प्रदीप काम में स्वामी स्वात्मा राज जी ने लिखा है कि आसन सिद्धि के बाद, आसन में निपुणता प्राप्त करने के बाद आपको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि नाड़ी शुद्धि परम आवश्यक इसलिए है कि नाड़ी जो हमारे शरीर के अंदर एक एनर्जी जो हमारा फ्लो होता है, यानी कि हमारा बायां सुर, दाहिना सुर और सुषुम्ना जिसके अंदर हमारा प्राण बहता है, तो सुषुम्ना की जागृति होने से ही आपको यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपको समाधि की प्राप्ति होगी। आपको समाधि प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए आपके नाड़ी विकार आपके दूर होने चाहिए, यानी कि आपके जो अवशिष्ट आपके अंदर जो होते हैं, आपके जो डिटॉक्स होते हैं वो डिटॉक्सीफाई होते हैं, यानी कि आपकी नाड़ियों का शुद्धि बहुत परम आवश्यक है। तो अब हम बात करते हैं इसकी तकनीकी और इसके बेनिफिट के बारे में। तो करने का तरीका, तो नाड़ी शुद्धि के अंदर यहाँ बात करते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, यानी कि यहाँ स्वामी स्वात्माराज जी लिखते हैं कि साधक को प्राणायाम आसन सिद्धि के बाद में प्राणायाम सिद्धि के लिए हल्का भोजन और गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर डेली यानी निरंतर अभ्यास करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने डिस्क्राइब किया गया है, हल्का भोजन और निरंतर अभ्यास और गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर साधना पर चलना है। तो तब जाकर के आपको सिद्धि प्राप्त होगी, यानी कि तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। योग में आप समाधिष्ठ हो पाएंगे, अग्रसर हो पाएंगे। तो अब बात करते हैं टेक्निक के बारे में। तो टेक्निक के अंदर यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर गहन संहिता में अगर हम जाते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, तो वहाँ पर 1:4:2 का रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो बताया है। मैंने इससे पहले भी वीडियो में डिस्क्राइब किया था, यानी कि जो नए साधक हैं 1:1:1 का या 1:1 का इस मैंने रेशियो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो स्टैंडर्ड रेशियो था वो 1:4:2 का था। इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं। तो अब हम उसके आगे आगे बढ़ते हैं। हठयोग प्रदीप काम में स्वामी स्वात्माराज जी ने वहाँ पर समय अवधि कुछ नहीं रखा है। नॉर्मली आप जितना टाइम आप रोक सकते हैं, छोड़ सकते हैं, वो अभ्यास के लिए उन्होंने वहाँ पर बोला है। वहाँ उन्होंने समय का अवधि यानी कोई रेशियो उन्होंने वहाँ रखा नहीं है, अनुपात कोई नहीं रखा है, जैसे कि गहन संहिता में डिस्क्राइब किया गया है। तो अब हम बात करते हैं बेनिफिट के बारे में। तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स, इसके बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, हमारी समाधि प्राप्त होती है, आप योग में अग्रसर होते हैं, आपकी नाड़ियाँ, समस्त नाड़ियों के विकार दूर होते हैं। जब आपके नाड़ियों के विकार दूर होंगे तो आपको आपकी नई ऊर्जा, आपके जो अवशिष्ट हैं वो सब दूर होते हैं, आपके अवशिष्ट होते हैं वो सब दूर होते हैं। और इस प्रकार से आपकी सारा आपका सिस्टम यानी कि आपका रीबूस्ट होता है, नया होता है, और आपको यानी कि आध्यात्मिक की ओर आप अग्रसर होते हैं, निरोगी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, समाधिष्ठ होते हैं। और मेडिटेटिव ये साधना है, तो मोक्ष की प्राप्ति इससे मिलती है। तो चलिए अब हम करने का तरीका। तो सबसे पहले इसके लिए आपको पद्मासन में बैठना है। और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अब हम बात करते हैं उसकी समय अवधि के लिए। समय अवधि यानी कितनी बार करना चाहिए। तो ये उन्होंने बोला है कि 4 बार आपको एक दिन में 4 बार आपको अभ्यास करना चाहिए नाड़ी शोधन का, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम और मध्य रात्रि, यानी कि प्रातःकाल के समय, दोपहर के समय, और उसके बाद उन्होंने बोला है सायंकाल, इवनिंग के समय और मध्य रात्रि यानी मिडनाइट में। और कितनी बार करना चाहिए कि नाड़ी शुद्धि का अभ्यास, यानी कि एक टाइम में 20 बार करना चाहिए, यानी कि आपको एक दिन के अंदर 80 टाइम आपको नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना चाहिए। ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के बारे में बोला गया है।
तो इस प्रकार से आपको ये हो गया डेली आपको यानी निरंतर आपको करना है। और इसके बाद बोला है कि अगर आपको नाड़ी शुद्धि के अभ्यास के बारे में यानी कि इसको करने से कितने दिन में आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है, कितने दिन में आपकी मोक्ष की प्राप्ति के आप अग्रसर इसमें सफल हो पाते हैं। तो 3 महीने अगर आप डेडिकेशन के साथ लगातार यत्नपूर्वक प्रयास करते हैं, डेडिकेशन के साथ करते हैं, तो 3 महीने में आपकी समस्त नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, आपके नाड़ियों के विकार दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ लिखा गया है। अगर आप डेडिकेशन के साथ लगातार करते हैं तो 3 महीने का समय या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, 3 समझ लो आप 4 महीने के अंदर भी, 5 महीने के अंदर भी, और आपको डेडिकेशन कम है तो 6 महीने साल भी लग सकते हैं, वो एक अलग मैटर है, बट डेडिकेशन के साथ डिस्क्राइब किया है। तो अब हम बात करते हैं करने का तरीका। आपको समय अवधि बता दिया, बेनिफिट बता दिया, और अब हम बात करते हैं इसके टेक्निक के बारे में। तो टेक्निक के बारे में यहाँ उन्होंने बोला है पद्मासन लगा करके बैठना है। पद्मासन इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक मैं ऐसे बैठा हूँ। आप दंडासन से वापस आएंगे तो आपके बायां एंकल आपकी दाहिनी जंघा के ऊपर और दाहिना एंकल आपके बाईं जंघा के ऊपर। आपके दोनों नी आपके मैट को टच करने चाहिए। कमर गर्दन सीधी, स्पाइन बिल्कुल आपकी सीधी होनी चाहिए, और शोल्डर रिलैक्स एंड चेहरे पर कोई तनाव नहीं, प्रसन्नता का भाव। और यहाँ से इसको नासाग्र मुद्रा बोला है। ये यानी कि आप देख सकते हैं, मैं आपको ग्लोव्स उतार के दिखाता हूँ। थोड़ा ठंडा इलाका है तो मैंने कपड़े पहने हुए हैं। तो ये फर्स्ट वाली दोनों फिंगर्स को आपको बेंड करना है, फोल्ड करना है, और ये उंगली आपकी दोनों खड़ी रहेंगी, और ये थम्स को नासाग्र मुद्रा यहाँ पर बोला गया है। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे, और बाईं नासिका से आपको श्वसन करना है धीरे धीरे, और दाहिनी नासिका से आपको छोड़ना है। फिर दाहिनी नासिका से श्वसन को भरना है, बाईं नासिका की तरफ आपको छोड़ना है। ये हठ योग प्रदीप का में बोला, हठ प्रदीप का में बोला है, यानी कि आपको आपकी क्षमता के अनुसार रोकना और लेना है। लेकिन अगर हम ग्रहण संहिता के अनुसार हम बात करते हैं तो वहाँ पे यानी कि एक रेशियो की बात की गई है, यानी कि आपको एक स्टैंडर्ड रेशियो, जैसे कि आपने 10 सेकंड लिया, 40 सेकंड आपने रोका, 20 सेकंड आपने छोड़ा, यानी कि 1:2 का रेशियो आपको अडॉप्ट करना है। तो आप जो भी रेशियो अडॉप्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको एक राउंड पहले करके दिखाता हूँ। फिर आपको कंटिन्यूस इसी पोज के अंदर, एक ही पोज के अंदर आपको 20 यानी कि आपको राउंड करने हैं। और यानी कि इसीलिए पहले बोला गया है स्टेबिलिटी विद हैप्पीनेस, प्रसन्नता के भाव आपको, प्रसन्नता के साथ आपको यानी कि ये अभ्यास करना है। तो जब आप इस आसन में निपुण हो पाएंगे तभी आप ये साधना कर पाएंगे। इसलिए पहले आपको अभ्यासों की बात की गई है, यानी कि आसन की बात की गई है। अगर आप आसन लगाने में निपुण नहीं है तो आपका बार बार ध्यान कभी आपके पैर की तरफ जाएगा, तो आपका प्राण के ऊपर आपका ध्यान नहीं जाएगा, आप यानी कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएंगे, आपकी ब्रीथ के ऊपर आप अवेयरनेस नहीं कर पाएंगे, आपकी प्राण को आप अवेयरनेस नहीं कर पाएंगे। प्राण ही हमारा जीवन है। और जैसा कि आप जानते हैं प्राणायाम के अंदर, जैसे कि प्राणायाम यानी कि प्राण प्लस आयाम, प्राण का मतलब हमारी जीवनी शक्ति, और आयाम यानी कि उसका विस्तार करना, फैलाना या एक्सटेंशन करना। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम 24 आवर्स हम ब्रीथिंग करते हैं, लेकिन प्राण को हम यानी कि अगर हम प्राण रुक जाता है तो हमारा जीवन रुक जाता है। और इसके बारे में हठ यानी कि हठ प्रदीप का में एक दूसरे श्लोक में लिखा है कि चले वातम चलम चितम निश्चलम निश्चलम भवेत, यानी कि जब हमारा प्राण चलता है तो मन चलता है, और जब हमारा प्राण स्थिर हो जाता है तो हमारी मन की चंचलता रुक जाती है। तो जब इसी प्रकार से साधक को निरंतर आपके प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, यहाँ उन्होंने इस प्रकार से बोला है। तो इसलिए सबसे पहले आसन में आपको निपुणता आनी चाहिए। तो आसन में निपुणता आने का मतलब ये नहीं कि आपको आसन कंप्लीटली सिद्ध होगा तभी करना है, यानी कि जब आप निरंतर प्रैक्टिस, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पहले आपको आसन करना है, देन आफ्टर उसके बाद आपको प्राणायाम करना है। ऐसा यहाँ पे उनका कहने का तात्पर्य ये है। तो लेकिन अगर आपका आसन बढ़िया से लग पाता है तो वो आपकी एक अगली स्टेज है। और यहाँ उन्होंने और कई चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ उन्होंने बोला है कि अगर आपको इस साधना में स्टार्टिंग में अगर आपको पसीना आता है, आपको पसीना आता है तो ये आपकी प्रथम स्टेज है, यानी कि आप बिगनर्स लेवल पर हैं। और इस प्रकार से अगर आपका दूसरे स्टेज में उन्होंने बोला है कि अगर आपके शरीरों में कंपन आता है साधना करते समय, आप शरीर में आपकी सांस टूटती है, बिखरती है, सांस पे आपका यानी कि कंट्रोल नहीं होता है, आपकी सांस फड़फड़ा जाती है, उसको अंगमेजत्व बोला है। तो ये आपकी सेकंड स्टेज होती है। और तीसरी स्टेज में बोला है कि अगर आपका शरीर ऊपर उठता है, ऊपर उठने का मतलब यहाँ तात्पर्य यह है
यानी कि आपको आसमान में नहीं उड़ना है। यानी कि उन्होंने यहाँ बोला है अकॉर्डिंग कि आपके शरीर में हल्कापन आप महसूस करते हैं, यानी कि आपको लगता है कि जैसे आप विचरण कर रहे हैं, आप वो शरीर आपका ऊपर यानी तैर रहा है या उठ रहा है, या आप हवा में उड़ रहे हैं, यानी कि शरीर आपका पृथ्वी से ऊपर गमन कर रहा है, तो आपको ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर हो रहे हैं, उठ रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपकी वो थर्ड स्टेज है, यानी कि आप तीसरी स्टेज पर है, यानी कि आप उच्च श्रेणी की आप साधक हैं। इस प्रकार से यहाँ माना है। तो इस प्रकार से आप समझेंगे प्रथम स्टेज में अगर आपको पसीना आता है तो आप बिगनर्स हैं। द्वितीय स्टेज में यानी कि आपके सांस फड़फड़ाती है, सांस पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी सांस टूटती है, शरीर में कंपन होता है, वाइब्रेट होता है, तो आपकी सेकंड स्टेज है। और अगर आप साधना में अग्रसर होते हैं तो यानी उच्च साधना की तरफ आप बढ़ते हैं, आपका शरीर उठता है ऊपर, तो वो थर्ड स्टेज आपकी साधना की बोली गई है। तो अब यहाँ हम करते हैं एक ही आसन के अंदर निपुणता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, स्टेबिलिटी के साथ अभी हम करते हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। दूसरा यहाँ प्राण के बारे में बोला है कि जब आप ब्रीथिंग करते हैं तो यानी कि आपको बहुत जल्दबाजी और झटके के साथ नहीं करना है, आवाज़ नहीं करना है, आपकी श्वसन आपको भी नहीं सुनाई देना चाहिए। आपके साथ वाले को तो छोड़ो, आप अगर अभ्यास करते हैं तो आपकी श्वसन आपको भी नहीं सुनाई देना, इतना प्राण के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो आवाज़ निकलती है तो मैं जो आपको डिस्क्राइब करूँगा तो आपको हो सकता है मेरी आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि मैं थोड़े से ठंडे इलाके हूँ तो यहाँ ठंड में वैसे भी आपको आवाज़ ऐसे हो जाएगी। दूसरा, मैं जो आवाज़ आपको जो बताऊँगा, जो समझाने और आपको दिखाने के लिए, आपको समझ आने के लिए मैं यहाँ आपको आवाज़ आपको आएगी। तो लेकिन वहाँ जब आप अकेले आप प्रैक्टिस करते हैं, साधना करते हैं, आप समाधिस्थ होते हैं, तो वहाँ आपको कोशिश करना, आपके प्राण को कंट्रोल करना है। और प्राण हमारा एक सिंह की तरह होता है, जैसे कि सिंह को कंट्रोल किया जाता है, तो सिंह को जब कंट्रोल किया जाता है तो यानी कि वो बहुत प्रभावी होता है, उसको बहुत चतुर चालाकी और संयम के साथ कंट्रोल किया जाता है। तो इसीलिए प्राण को सिंह की भांति बोला गया है। तो इसलिए आपको प्राण को समझना है और प्रणाम करते हुए, इम्पोर्टेंस समझते हुए, डेडिकेशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, और अभी हम करते हैं अभ्यास। सो फर्स्टली मेक द क्रॉस लेग पोजिशन लाइक दिस, एंड फ्रॉम हियर नाउ मेक ए नासाग्रा मुद्रा लाइक दिस। और आपकी नासिका को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, चेहरे के भाव को नहीं बिगाड़ना है, और कंट्रोल के साथ करना है। और यू कैन मेक ए चिन मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। यहीं से फर्स्टली हम लेफ्ट से शुरू करेंगे, और लेफ्ट की तरफ अगर हम एक फिनिश होता है तो एक राउंड काउंट होता है। फर्स्ट मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, फिर मैं कंसंट्रेशन के साथ रेगुलर करूँगा और एक ही अभ्यास के साथ करूँगा। और यहाँ जो नासाग्रा मुद्रा में आपको बहुत लोग हाथ को इधर करते हैं, तो ये रॉन्ग टेक्निक है। हाथ को आपको सामने की तरफ लाना है, यहाँ पर रखना है। अगर आपका हाथ थकता है तो आप चेस्ट की तरफ भी इसको डाउन कर सकते हैं, आपकी कमर गर्दन सीधी ही रहेगी। इस कंडीशन में आपको तत्परता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, स्टेबिलिटी के साथ आपको अभ्यास करना है, तभी आपका आसन, आपकी सिद्धि, आप अग्रसर हो पाते हैं। उसी को यहाँ आसन, अभ्यास और प्राणायाम की स्थिति में बताया गया है। तो फर्स्टली मेक द क्रॉस लेग पोजिशन एंड मेक द नासाग्रा मुद्रा, एंड राइट नोस्ट्रिल को आपके दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिने नोस्ट्रिल के ऊपर रखना है, और यहीं से हम इनहेल करेंगे वाया लेफ्ट, ये आपका एक राउंड हुआ। यानी कि मैं अकॉर्डिंग टू आपको रेशियो के अनुसार करके दिखाया, यानी कि कुब्बक यहाँ पर बोला है, यानी कि उन्होंने आपको यानी कि होल्डिंग करना है। यानी कि अगर आपने 10 सेकंड लिया तो 40 सेकंड रोकना है, 5 सेकंड लिया तो 20 सेकंड रोकना है, और आपको यानी कि जितने टाइम लिया था उसके डबल रेशियो में, यानी 5 सेकंड लिया तो 10 सेकंड में छोड़ना है, 10 सेकंड लिया तो आपको 20 सेकंड के अंदर छोड़ना है। इस रेशियो के साथ आपको करना है। इसको बोलते हैं यानी कि रेशियो के साथ करना या गिनती के साथ करना। और हठ योग में आपको नॉर्मल जितना आपका श्वसन चलता है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं और छोड़ते हैं। तो मैं आपको ये प्रैक्टिस है अब आप कंटिन्यू करके दिखाऊंगा। ये आपका एक राउंड हुआ, इसी प्रकार से आपको 20 राउंड करने। और नाउ वी स्टार्ट नाउ।
सो गाइस, ये 20 राउंड हुए होल्डिंग के साथ। जैसे कि मैंने 10 सेकंड इनहेल किया, 40 सेकंड मैंने श्वास को रोका और 20 सेकंड मैंने श्वास को छोड़ा। यानी कि सेकंड से नहीं तो मैंने अपने मन की गिनती से उसको किया। हो सकता है कम होगा, तो अगर आप इसी प्रकार से आप इस अभ्यास को करें और कंसंट्रेशन के साथ, मेडिटेशन के साथ, तो इसके करने से तात्पर्य यह है कि आपकी मन की चंचलता, आपका प्राण जब कंट्रोल होगा तो आपके मन के विकार भी आपके कंट्रोल होते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर 5 कोष होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है यानी कि स्थूल शरीर, जिसको हम अन्नमय कोष बोलते हैं, और इसी प्रकार से हमारा प्राणमय कोष, मनोमय कोष। तो इसी प्रकार से जब आपका प्राण कंट्रोल होगा, जब आपकी प्राण की चंचलता रुकेगी, तो आपका मन भी कंट्रोल होता है। तो जो लोग मनोविकारिक रोग से परेशान हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब हैं, टेंशन है, तनाव है, अवसाद है, वो इन अभ्यासों को करें। और जिन लोगों को समाधि की प्राप्ति करनी है वो भी इस अभ्यास को करें। और इससे आपका कंसंट्रेशन, आपका मेडिटेशन, आपके साथ साथ आप देख सकते हैं कि एक तो मैं जो आसन में बैठा हूँ, आसन के तो बेनिफिट मुझे मिलने ही मिल रहे हैं, प्लस जो मैं प्राण को, जो अपने रेस्पिरेशन सिस्टम को जो एक्टिवेट कर रहा हूँ, अपनी जो नाड़ियों को शुद्ध कर रहा हूँ, समस्त नाड़ियों को शुद्ध कर रहा हूँ, तो वो भी उसके अंदर शुद्धिकरण आता है। हमारे शरीर स्वस्थ होता है, शुद्ध होता है, विषाक्त होता है, यानी कि उससे डिटॉक्सीफाई होता है। हमारे जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं सब इससे दूर होते हैं। नाड़ी शुद्धियाँ हमारी होती हैं, समस्त नाड़ियाँ शुद्धि होती हैं। हमारे गले के अंदर एक रस बनता है, बहुत मीठा, आपका मुँह मीठा हो जाता है। जो रस बनता है वो आपकी आयु को बढ़ाता है, आपको समाधि की ओर ले जाता है, आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होता है, आपका कंसंट्रेशन आपका बढ़ता है। ये आप बेनिफिट इसके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा ठंडा इलाका है, तो मुझे थोड़ा सा आज मैंने सटकर्म किया है, हल्का फुल्का थोड़ा सा नाक से पानी आ रहा है। तो हालांकि मैंने कपालभाति किया है, तो वैसे भी ठंडा इलाका है, तो ठंडी में वैसे भी नोस्ट्रिल से पानी आना शुरू हो जाता है। हालांकि मुझे जुकाम नहीं है, बट ठंडे में बैठे हैं तो ये थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसी प्रकार से आप इस अभ्यास को करें, जैसे कि आपने देखा कि आपके आसन के साथ आप करते हैं। और यहाँ जो बात कही गई है नाड़ी शुद्धि के बारे में, तो जैसे कि आपकी नाड़ी 3 घंटे में यानी चेंज होती है, आपका बाएं नोस्ट्रिल से दाएं नोस्ट्रिल, दाएं नोस्ट्रिल से बाएं नोस्ट्रिल। तो यहाँ नाड़ी शुद्धि की बात यह है कि आपका जो बैलेंसिंग का काम करेगी आपकी नाड़ियाँ, आपका जो नोस्ट्रिल है, आपका स्वर है, वो समय से आपका चेंज होगा। और जिस समय स्वर आपका चेंज होता है तो उसी समय हमारी सुषुम्ना के अंदर प्राण बहता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको नाड़ी शुद्धि होने से आपके दोनों नोस्ट्रिल से आप श्वसन लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपका बायां स्वर दाहिना स्वर आपका टाइम से चेंज होगा, आपका बैलेंसिंग का काम होगा। आपकी प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियाँ सम होती हैं। जैसे कि आपको योग के अंदर बोला जाता है, जैसे कि सूर्य उगते समय और छिपते समय उसकी समानता होती है, एक लालिमा होती है, यानी कि एक ही उसका रंग होता है। उससे इसी प्रकार से आपके सभी द्वंद्व समाप्त होते हैं। द्वंद्व समाप्त होते हैं यानी कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जीत हार, आपके गर्मी सर्दी आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि आपको समता का भाव रखना है, बैलेंसिंग का भाव रखना है। यहाँ समता का भाव ये बोला गया है। अब समता का भाव ये नहीं है कि अगर आपको कोई चांटा मारता है तो आप चांटा ही उसका खा लो, ऐसा नहीं है। तो आपको उसका रिफ्लेक्टर भी जवाब देना है। तो कई लोग बोलते हैं अरे आप तो योग करते हैं लेकिन आप जवाब क्यों देते हैं, ऐसा क्यों कर, नहीं है। आप गूंगे थोड़े ही हैं, आप बहरे थोड़े ही हैं। अगर आपको लगता है कि उसको जवाब देना जरूरी है तो आपको प्रतिकूल का भी जवाब भी देना है। आपको बिल्कुल वहाँ कूल डाउन उसके सामने फेस नहीं कर देना है कि मुझे चांटा मार दो, ऐसा नहीं करना है। तो आपको एक बैलेंसिंग करना है। और यहाँ थोड़ा सा मैटर अलग है, आपको अपने आप को बैलेंसिंग करना है, आपके नाड़ियों को शुद्ध करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको कंसंट्रेशन करना है, आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो ये नियम आपको फॉलो करने होंगे। और जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, मनोयोग बोलते हैं कि हमारा मेंटली एब्सेंट है, हमारा मन भागता है, विचार भागते हैं, कहीं नहीं भागते। मन कहाँ भागेगा, मन को कंट्रोल करना तो कहाँ भाग जाएगा, आपसे दूर नहीं है। एक ही सादे सत्संगे आप एक अभ्यास कर लीजिए, हाँ, तो मन की स्थिरता संभव है, आप कर सकते हैं। और जितने भी हमारे ऋषि मुनि संत हुए हैं सभी ने इन साधनाओं के माध्यम से ही अग्रसर हुए हैं। तो जब तक आप निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप योग में समाधिष्ट नहीं होंगे, अग्रसर नहीं होंगे।
तो इसी प्रकार से आज का अभ्यास इतना ही, और इस प्रकार से आप नाड़ी शुद्धि को समझेंगे और नाड़ी शुद्धि के बेनिफिट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, समय, करने का तरीका, आपको सारी चीज़ें मैंने डिस्क्राइब किया है। और अगर इसी से रिलेटेड आपका और भी कोई सवाल है तो अगर आप समझते हैं तो आप मुझे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा कॉलिंग नंबर है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर सभी जगह यूट्यूब पर लिखा हुआ है, फेसबुक पर लिखा है, दोबारा से आप नोट कर सकते हैं। 9682621958, 9682621958 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपका कोई सवाल है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, और आपका जो भी कमेंट है आप लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छी ये साधना है, कितना अच्छा प्रैक्टिस है। आपकी स्पाइन भी स्ट्रेट है, आपका पोस्चर भी लगाए। तो इस प्रकार से आसन आपका लगना चाहिए। पद्मासन, जो अगर हम गहन सहायता में जाते हैं तो वहाँ पद्मासन यानी दोनों हाथों को पीछे से ले जाके जो अंगूठे हम पकड़ते हैं उसको यहाँ पद्मासन बोला गया है। लेकिन यहाँ उस साधना में आप यहाँ अभ्यास नहीं कर पाएंगे उस पोज में। यहाँ इस पद्मासन को, सिंपल पद्मासन आपको लगाना है। तो आपको कंसंट्रेशन के साथ बैठना है, आपकी होल्डिंग आनी चाहिए। आप मिनिमम इसमें 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे आपको बैठने की क्षमता आनी चाहिए। आप 2 घंटे, 2.5 घंटे तक इस अभ्यास में आपको स्टेबिलिटी के साथ बैठना है। जो सिद्ध योगी पुरुष होते हैं 4-4 घंटे इस आसन को सिद्ध करते हैं। तो आपको इतना डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आपका आसन सिद्ध नहीं है तो आपका मन विचलित होगा, कहीं यहाँ दर्द कर रहा है, इधर दर्द कर रहा है, तो आप श्वास को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मन कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पहले उन्होंने बोला गया है कि आसन की सिद्धि प्राप्त करनी है, आसन में आपको निपुणता हासिल करनी है, आसन आपको एक्यूरेट करना है, स्टेबिलिटी के साथ करना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ आसन के बारे में बोला गया है। तो आज का अभ्यास इतना ही। मैं आशा करता हूँ बढ़िया से आप समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से, हरवीर शर्मा योगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ तो आपको टाइम से अपडेट मिलता रहे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नमस्ते ऑल ऑफ यू। और उसके बाद आप अपने पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, सीधे कर सकते हैं, और आपके एंकल को रोटेट करना है। जो भी आपका जो ब्लड इसमें जाम हुआ है, सीधा हुआ है, आप दंडासन में बैठ के पैरों को मूव कर सकते हैं। दिस साइड से यू कैन सी मी हियर। यहाँ से आप ऐसे बैठते हुए आपके लेग को आप मूवमेंट कर सकते हैं, रिलैक्सेशन कर सकते हैं, लाइक दिस। हियर यू कैन stretch your ankles front and back like this and move both sides, clockwise and anti-clockwise, and relax. So इससे आपका जो एंकल का जो स्ट्रेचिंग आया है, जो आपको एंकल में जो पेन है, जो आपका ब्लड रुका है, सुन्नापन जो आया है, वो आपका सही होता है। सो नमस्ते ऑल ऑफ यू।